हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आर ओ के अब आज 8 तारीख है, 2 ही दिन शेष बचे हुए हैं। 11 तारीख को एग्ज़ाम है। तो ये PCS मंत्रा का जो है PDF है मेरे पास। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 24 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और अपनी जो तैयारी को और बूस्ट करते हैं थोड़ा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 में 1 नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो इसमें आंसर दिया हुआ है चिली। चिली आंसर दिया हुआ है जो है ये। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, नवंबर 23 में चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत COP21 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 के समय में हुई। फ्रांस व भारत के संयुक्त प्रयास का प्रतिफल ही यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में भारत की किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई? नवंबर 2023 में भारत की किस देश के साथ 2+2 वार्ता संपन्न हुई? तो इसमें आंसर दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, नवंबर 2023 में भारत की 2+2 वार्ता ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुई। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 20 नवंबर 2023 को भारत व ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों के मध्य 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? भारत व ऑस्ट्रेलिया के मंत्रियों के मध्य 20 नवंबर 2023 को 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वार्ता की सह अध्यक्षता हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह व विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। और रक्षा सहयोग को बढ़ाना, महत्वपूर्ण खनिजों तथा व्यापार व निवेश से जुड़े मुद्दों पर यह वार्ता रही। भारत की 2+2 वार्ता अन्य देशों के साथ जैसे कि अमेरिका, रूस एवं जापान के साथ भी हाल ही में संपन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन ये जो है जकार्ता में हुआ। कहाँ हुआ? जकार्ता में। आसियान भारत बाजरा महोत्सव जकार्ता में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर 2023 में आयोजित आसियान भारत बाजरा महोत्सव का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। प्रदर्शनी का उद्देश्य आसियान देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाना तथा मिलेट्स की उपयोगिता का प्रसार करना है। मिलेट्स यानी मोटा अनाज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज की गई है? हाल ही में भारत के किस राज्य में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज की गई है? और ये इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जिसे निधिराना नोवा दिहिंग, इसको नाम दिया गया है निधिराना नोवा दिहिंग। ठीक है, तो मेढक की यह प्रजाति है, प्रायः अपने अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। और मेढक की यह प्रजाति दलदलों, तालाबों व धान के खेतों में रहती है। कहाँ रहती है? दलदलों, तालाबों व धान के खेतों में। इसको नाम क्या दिया गया है? निधिराना नोवा दिहिंग।
और कहाँ खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। कैसी प्रजाति है? म्यूजिक फ्रॉग। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिखा है जीआई टैग फल सामग्री और प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के नाम। ठीक, तो इसमें ए नंबर में दिया है सी बकथॉर्न लद्दाख, बेरीनाग चाय दार्जिलिंग, और सिमलीपाल काई चटनी मयूरभंज, और मरचा चावल ये पश्चिम चंपारण। इनमें से पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बेरीनाग चाय जो है वो दार्जिलिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, अब देखिए बेरीनाग चाय छोटे नारंगी पीले रंग के जामुन की तरह पैदा किया जाता है। यह चाय अपने स्वाद, सुगंध व रंग के लिए प्रसिद्ध है। इस चाय को लेह बेरी, वंडर प्लांट, लद्दाख गोल्ड, गोल्डन बुश और ठंडे रेगिस्तानों की सोने की खान कहा जाता है। बेरीनाग चाय पूरी तरह से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। 6ठा क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी प्रदान की है और इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन एक पहला है कि यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले पंचवर्षीय अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक उपलब्ध कराएगा। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। ठीक है, तीसरा कथन है 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋतिक रंजन पांडेय को नियुक्त किया गया है। अब इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर जो है डी होगा, कोई भी नहीं। उपयुक्त में से व्याख्या देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, अर्थात सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, यानी कि नवंबर 23 में 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है, अनुच्छेद 280(1) के अनुसार किया गया है। ठीक है, पॉलिटी में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 280। यह आयोग जो है एक अध्यक्ष व 4 सदस्यों, कुल 5 सदस्य के समन्वय से मिलकर बनता है। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 15वें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के स्थान में अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। अरविंद पनगड़िया जो है पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, ये नोट दिया हुआ है कि वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है, जिसमें 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा अभी नहीं की गई है। यानी वित्त आयोग कितने सदस्यों का होता है? 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, बाकी सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, अगला है कि 7वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन किस देश के द्वारा किया गया? तो इसमें आंसर दिया हुआ है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई द्वारा। ठीक, व्याख्या, यूएई द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 से पहले
COP28 से पहले यूएई द्वारा विश्व के सबसे बड़े एकल साइड सौर ऊर्जा संयंत्र अल दफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। COP28 की मीटिंग कहाँ हुई थी देख लीजिएगा। हाल ही में 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रचंड हेलीकॉप्टर चर्चित रहा है और इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है। असत्य कौन सा है? और पहला कथन है कि यह भारत का पहला हल्का स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यह भारत का पहला हल्का स्वदेशी बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका विकास L&T ने किया है। सी नंबर है, इसके इंजन का विकास भारत व फ्रांस द्वारा मिलकर किया गया है। और चौथा है यानी डी, इसका उपयोग खोज एवं बचाव अभियान, शत्रु वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें आंसर जो है, इसका विकास L&T द्वारा नहीं किया जा रहा है, यानी बी नंबर सही है। ठीक, इसकी व्याख्या कथन भी असत्य है। और प्रचंड जो है लड़ाकू हेलीकॉप्टर का विकास HAL द्वारा किया जा रहा है और उसमें दिया हुआ है कि L&T कर रही है, तो L&T गलत है। तो अगर पूछा जाए कि प्रचंड हेलीकॉप्टर का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा। यह हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के रेगिस्तान तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जरूरतों को भी पूरा करेगा और शेष तीनों जो अन्य कथन हैं वो सत्य हैं। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर, क्या पूछ रहा है? विश्व के पहला दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर, 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना यानी सिद्धिपेट में किया गया है, जो 3 भागों में है। और निम्न में से किस देवता का संबंध इस मंदिर से है? किस देवता का संबंध इस मंदिर से है 3D मुद्रित मंदिर का? ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो दिया है कि इसमें पहला ऑप्शन है हनुमान, दूसरा बी में विष्णु है, और तीसरे सी में कार्तिकेय है, और डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी आंसर दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्याख्या देख लीजिए। नवंबर 2023 में तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले के बुरुगुपल्ली नामक स्थान पर, कहाँ पर? बुरुगुपल्ली नामक स्थान पर, कहाँ? तेलंगाना में विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। और यह मंदिर 4000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। यह 3 भाग में है, जो अलग अलग 3 देवता, कौन कौन से? भगवान शिव, भगवान गणेश व माता पार्वती को समर्पित है। ठीक है, शिव, गणेश और पार्वती जी को समर्पित है ये विश्व का पहला 3D मुद्रित मंदिर। किस राज्य में है? तेलंगाना में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अमीनी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका नवंबर 2023 में जलावतरण किया गया। इसका नाम लक्षद्वीप में स्थित द्वीप के नाम पर रखा गया है। तीसरा है, इस पोत में समुद्री सीमाओं में पानी के भीतर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने तथा उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता है। पूछा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है ए नंबर में केवल 2 है, बी में
केवल 1 व 3 है और सी में केवल 3 है और डी में 1 2 3 है। तो आंसर दिया हुआ है डी 1 2 3। व्याख्या देख लीजिए। सभी कथन सत्य हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट अमीनी, या फिर ये पूछे कि अमीनी क्या है, तो एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है। इस पोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा, किसके द्वारा किया जा रहा है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया जा रहा है और भारतीय नौसेना के लिए कट्टपल्ली तमिलनाडु में जलावतरण 16 नवंबर 2023 में किया गया है। यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट की श्रृंखला में चौथी क्रमांक की है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट को किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो इसमें आंसर दिया है बीरबल, सुदर्शन, सी नंबर नक्षत्र और डी चेतक। तो इसका आंसर होगा बीरबल नाम से चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसका व्याख्या है, हाल ही में चंडीगढ़ नगर निगम ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट बीरबल को लॉन्च किया है। बीरबल यह चैटबॉट नागरिकों व सफारी अधिकारियों के बीच परेशानी मुक्त सेवाएं प्रदान करने व संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। अगला 12वां नंबर है। 12वां नंबर क्वेश्चन। हाल ही में माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? पहला आंसर है इसका अनीशा शाह है और बी है शीतल महाजन, सी है सुगंति सुंदर राज और डी है डायना एदुल्ली। तो इसमें बी आंसर दिया हुआ है डायना एदुल्ली, शीतल महाजन। इसका व्याख्या देख लीजिए। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला स्काई डाइवर शीतल महाजन है। स्काई डाइवर शीतल महाजन 21,500 फीट। इन्होंने ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया है और सुगंति सुंदर राज को हेल्थ केयर संचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए PRSI नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डायना एदुल्ली ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर हैं। 13वां नंबर देख लीजिए। हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है? पहला आंसर है पहला ऑप्शन है इसका अफगानिस्तान, बी वेस्ट इंडीज, सी श्रीलंका और डी जो है नेपाल है। तो इसमें सी आंसर दिया है श्रीलंका। तो ICC ने जो है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। ICC ने यह निर्णय श्रीलंका सरकार द्वारा क्रिकेट के संचालन में हस्तक्षेप के कारण लिया है। इस निलंबन के कारण 2024 में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप 2024 में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप अमेरिका एवं वेस्ट इंडीज के मेजबानी में शामिल होने पर भी संकट आ गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। तो बुलवा क्या है? बुलवा ऑप्शन ए है चक्रवाती तूफान,
ऑप्शन बी है AI, ऑप्शन सी है बैलिस्टिक मिसाइल और ऑप्शन डी है फीफा वर्ल्ड कप। तो इसमें बुलवा जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। बुलवा, इसकी व्याख्या, बुलवा एक जो है बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस द्वारा श्वेत सागर के पानी के नीचे लॉन्च किया गया है। क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे किसने लॉन्च किया है? रूस ने। कहाँ लॉन्च किया है? श्वेत सागर के पानी के नीचे लॉन्च किया है। यह मिसाइल 12 मीटर लंबी है जिसकी रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है। प्रमुख विशेषता यह है कि अपने साथ 6 नाभिकीय हथियार ले जा सकती है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 15। ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैल्सिकोका, क्या? कैल्सिकोका, ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कैल्सिकोका नामक टीका विकसित किया है। कैल्सिकोका नामक टीका विकसित किया है और इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन नंबर 1 है, यह टीका कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए विकसित किया गया है। यह टीका एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया करके कार्य करता है जो रक्त प्रवाह में कोकीन अणुओं से जुड़ने में सक्षम एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल बी और तीसरा है ना तो एक ना तो डी, ना तो दो। ऑप्शन नंबर डी है इसका, ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी दोनों ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। तो दोनों कथन सत्य हैं, ये व्याख्या है। और ब्राजील के वैज्ञानिकों ने कैल्सिकोका नामक टीका का विकास कोकीन और क्रैक की लत के उपचार के लिए किया है। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करके कार्य करता है जो रक्त प्रवाह में कोकीन अणुओं से जुड़ने में सक्षम एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। ठीक है, अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी के रेत में किस दुर्लभ धातु की खोज की गई है? हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा सतलज नदी के बालू में किस दुर्लभ धातु की खोज की गई है? तो इसका पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा है मैग्नेजाइट, तीसरा है टेंटलम और चौथा है कार्निजो। तो इसका सी ऑप्शन सही है, टेंटलम। तो हाल ही में आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज सतलज नदी की बालू में यानी रेत में की गई है। यह आवर्त सारणी के पंचम संक्रमण समूह का तत्व है। यह कठोर चमकीला ग्रे होता है। शुद्ध टेंटलम लचीला होता है। इसका उपयोग रासायनिक संयंत्रों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है और ऑप्शन ए वज्र प्रहार को भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाया है। बोंगो सागर भारत व बांग्लादेश। सी नंबर सूर्य किरण भारत व नेपाल और मित्र शक्ति भारत व जापान। तो जो हमारा सैन्य अभ्यास है ये, तो सैन्य अभ्यास जो है मित्र शक्ति जो है भारत व जापान के साथ नहीं है। तो मित्र शक्ति जो है युद्धाभ्यास का आयोजन 16 से 29 नवंबर 23 के मध्य महाराष्ट्र के
आंध्र में, महाराष्ट्र के आंध्र में जो है आयोजित हुआ। भारत व श्रीलंका की सेनाओं ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। मतलब कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत व जापान के मध्य नहीं होता है, ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, ठीक है। और वज्र प्रहार भारत व यूएसए के मध्य होता है। बोंगो सागर भारत व बांग्लादेश के मध्य होता है। सूर्य किरण भारत व नेपाल के मध्य होता है। अगला नंबर है 18। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच, वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने नवंबर 23 में जारी अपने अनुमान में, नवंबर 2023 में जारी अपने अनुमान में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर कितना बताया है? रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा नवंबर 23 में जारी अपने अनुमान में भारत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर को कितना बताया है? तो इसका जो है ऑप्शन ए है 6.2, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 6.8। तो जो रेटिंग एजेंसी फिच है उसने भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.2 को बताया है। तो रेटिंग एजेंसी फिच ने रेटिंग्स में 6 नवंबर 2023 को भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान पिछले अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.2% बताया है। एजेंसी ने कहा कि भारत में वृद्धि दर की 2020 में तेज गिरावट के बाद श्रम बल भागीदारी LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में तेजी से सुधार होने के कारण विकास दर का अनुमान बढ़ाया गया है। भारत में वित्त वर्ष 24-25 भारत में वित्त वर्ष 24-25 व 25-26 में वृद्धि दर 6.5 रहने का अनुमान है। अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछ रहा है कि सुमेलित है, दिवस दिया हुआ है और थीम दिया हुआ है। तो ए नंबर में है कि विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह विनाशकारी, इसकी थीम है या नहीं, मतलब ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, हर घर शिक्षा, ये इसकी थीम इसमें मिलाया हुआ है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, क्लोज द कैंसर गैप। और डी नंबर में दिया है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, इसका थीम है कलंक। तो इसमें जो सही आंसर है वो डी नंबर है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस का थीम कलंक है, ठीक है। और व्याख्या में देख लीजिए, तो विश्व मधुमेह दिवस जो कि 14 नवंबर को मनाया गया, तो इसमें इसकी थीम है मधुमेह शिक्षा तक पहुंच। फिर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो 11 नवंबर को मनाया गया, नवाचार को अपनाना, ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया गया, क्लोज द केयर गैप। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इसकी थीम कलंक है, जो 17 नवंबर को मनाया गया। अगला है 20 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, 20 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, क्वेश्चन नंबर 20वां है। 20 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट, कौन सी? बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट
कौन जारी किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने। 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए नंबर है कि रिपोर्ट में शीर्ष दुग्ध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। रिपोर्ट में अंडा उत्पादन में शीर्ष स्थान आंध्र प्रदेश का है। और इस रिपोर्ट में ऊन उत्पादन में शीर्ष राज्य राजस्थान का है। और पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन पर शीर्ष पर है। तो इसका जो डी नंबर आंसर है वो सही है, यानी पश्चिम बंगाल मांस उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है, क्योंकि असत्य पूछ रहा है ना। तो 20 नवंबर 2023 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 22-23 के दौरान भारत में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। कितना रहा? 230.58 मिलियन टन रहा। मांस उत्पादन में शीर्ष स्थान उत्तर प्रदेश का, जो कुल उत्पादन में 12.20% हिस्सा रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान कुल ऊन उत्पादन में अकेले 47.98% का हिस्सा रखता है। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भूख सूचकांक, अक्टूबर 2023 में वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ए में 108वीं, बी में 109वीं, सी में 110वीं और डी में 111वीं रैंक। तो इसका आंसर जो है डी नंबर है 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2023 को आयरिश एनजीओ, इसको जारी कौन करता है देख लीजिए, आयरिश एनजीओ, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा जर्मन एनजीओ बेल्ट हंगर हेल्प, एक आयरिश एनजीओ है, क्या नाम है, कंसर्न जो है वर्ल्ड वाइड, और एक जर्मन एनजीओ है बेल्ट हंगर हेल्प, कुल 125 देशों में भारत का स्थान 111 है। तो भारत का स्कोर 28.7 है। ऐसे गंभीर श्रेणी के तहत रखा गया है, गंभीर श्रेणी के तहत रखा गया है। और GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 के अनुसार शीर्ष देश जहां भुखमरी का स्तर निम्न है, जहां भुखमरी का स्तर निम्न है वहां बेलारूस, कौन सा? बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चीन है। सूचकांक में यमन, मेडागास्कर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे हैं। बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना और चीन, यहाँ जो है भुखमरी का स्तर बहुत निम्न है, यानी भुखमरी ना केवल बहुत कम है। और सूचकांक में यमन, मेडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य सबसे नीचे हैं, निचले पायदान पर। और GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स भूख के दोनों पहलुओं, कौन कौन से, अल्पपोषण और कुपोषण को प्रदर्शित करता है। और इसके ग्लोबल हंगर इंडेक्स के निम्नलिखित मानक है, कौन से? अल्पपोषण, बच्चों में बौनापन, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग और
बाल मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में यूपी के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इंपॉर्टेंट है? 22वां नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूपी के किस जिले में देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, तो RRTS, शॉर्ट में RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर जो है ए नंबर में प्रयागराज दिया हुआ है, बी में गाजियाबाद दिया है, सी में मेरठ दिया है, डी में लखनऊ। तो आंसर जो है गाजियाबाद है। RRTS जो है यूपी के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। अगला व्याख्या देख लीजिए। 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले साहिबाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का शुभारंभ किया गया है। तो क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर प्रणाली है। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है। अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से कहाँ 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन, अक्टूबर 2023 में कहाँ 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर जो है ए में भोपाल है, मुंबई में, बी में मुंबई है, सी में नई दिल्ली है और डी में हैदराबाद है। तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली। अक्टूबर 23 में जो 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का और एक्सपो का आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। व्याख्या क्या कहती है कि 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक नई दिल्ली में, कहाँ? नई दिल्ली में। कब से कब तक? 27 से 29 अक्टूबर तक 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन एवं एक्सपो आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? एकीकृत एवं लोचशील शहरी परिवहन। यह सम्मेलन राष्ट्रीय परिवहन नीति घोषणाओं के एक हिस्से के वार्षिक रूप में आयोजित किया जाता है। चौबीसवां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक का आयोजन किया गया? ए नंबर में दिल्ली है, बी नंबर में मराकेश है और सी नंबर सिंगापुर, डी नंबर दुबई में। तो इसका आंसर दिया हुआ है मराकेश। व्याख्या देखिए। व्याख्या है कि 12 से 13 अक्टूबर 2023 तक मोरक्को के मराकेश में कहाँ हुआ? वित्त मंत्रियों और RBI गवर्नर्स, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक आयोजित की गई। ये बेंगलुरु, वाशिंगटन DC, गांधीनगर में हुई बैठक के बाद भारत की अध्यक्षता के तहत G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की चौथी और अंतिम बैठक थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25।
हाल ही में किस राज्य द्वारा स्वच्छ त्योहार अभियान चलाया गया? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर उत्तर प्रदेश, बी नंबर उत्तराखंड, सी नंबर मध्य प्रदेश, डी नंबर छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। और व्याख्या जो है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ त्योहार और स्वस्थ त्योहार अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य जो है, आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। अक्टूबर 2023 में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए नंबर गुजरात, बी नंबर गोवा, सी नंबर पश्चिम बंगाल और डी नंबर जो है आंध्र प्रदेश। डी नंबर आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर जो है बी नंबर दिया हुआ है, गोवा। अक्टूबर 23 में वार्षिक सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात 23 का आयोजन गोवा में किया गया। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन दिया है, रॉबर्ट फिको, बी मैक्रो इमैनुअल, सी डस्ट डेविड और डी साइके त्रिपेडी। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट फिको। रॉबर्ट फिको को चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। क्वेश्चन 28वां नंबर है क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से, नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान क्या है? स्पिनोजा पुरस्कार। तो ये जो है किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन है बी के मोहंती, ए नंबर, बी में जयंत चटर्जी, सी में राघव दास और डी जोयिता गुप्ता। तो जो डी नंबर है इसमें ये आंसर है इसका, जोयिता गुप्ता को जो है नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान जिसे स्पिनोजा पुरस्कार कहते हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। और प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को नीदरलैंड सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार सम्मानित किया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। इसको डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सखारोव पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का यह पुरस्कार महसा अमीनी को प्राप्त होगा। 2023 का यह पुरस्कार महसा अमीनी को प्राप्त होगा। और दूसरा स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो पूछ रहा है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों कथन सत्य हैं, ऑप्शन डी
दोनों कथन असत्य हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। व्याख्या देख लीजिए कि व्याख्या है अक्टूबर 23 में यूरोपीय संसद द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपीय संसद द्वारा। कब? अक्टूबर 2023 में महसा अमीनी को सखारोव पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। और महसा अमीनी की 22 वर्ष की आयु में, महसा अमीनी जो है 22 वर्ष की आयु में ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में मृत्यु हो गई थी। सखारोव पुरस्कार उन व्यक्तियों या समूहों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह युद्धाभ्यास भारत और मालदीव की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ। दूसरा स्टेटमेंट है, इस युद्धाभ्यास का आयोजन कच्छ के रण गुजरात में किया गया। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से सत्य कथन है। ऑप्शन ए है दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन बी दोनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन सी केवल कथन एक सत्य है। ऑप्शन डी केवल कथन दो सत्य है। ठीक है, तो इसमें आंसर दिया हुआ है बी नंबर, ऑप्शन बी, दोनों कथन असत्य हैं। ठीक है, व्याख्या दिया है कि दोनों कथन असत्य हैं। अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 23 का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य। तो अभ्यास हरिमाऊ शक्ति हरिमाऊ शक्ति का आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य, किसके किसके मध्य? भारत और मलेशिया के मध्य हुआ है। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास को मेघालय स्थित उमरोई छावनी में, कहाँ आयोजित किया गया? मेघालय स्थित उमरोई छावनी में आयोजित किया गया। मलेशिया की तरफ से उसकी सेना की 5वीं रॉयल बटालियन ने भाग लिया था और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व तो राजपूत रेजिमेंट की बटालियन ने किया था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, और ये 11 अक्टूबर 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? पूछ रहा है। इसका कथन एक है कि लचीले भविष्य के लिए लचीले भविष्य के लिए अमानता से लड़ना, असमानता से लड़ना, लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, लड़कियों को शिक्षित करना उनकी मूलभूत आवश्यकता है, सी नंबर है ये। और डी नंबर बचपन सुरक्षा। तो 31वें का आंसर बी होगा, इस जो कि लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। ठीक है, आंसर नंबर बी। 11 अक्टूबर 23 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाई जाती है? 11 अक्टूबर 2000 वो सॉरी 11 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? ठीक है, ऑप्शन ए है रौनक साधवनी, ऑप्शन बी किम्पसम कैल्पटम, ऑप्शन सी है डेविड आमलसिंग और ऑप्शन डी जॉन फासे। तो इसका ऑप्शन डी जो है सही है, जॉन फासे। तो जॉन फासे को वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें उनके अभिनय नाटकों तथा गद्य के लिए दिया गया है जो अकथनी को आवाज प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय मूल के किन दो अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक प्रदान किया गया है? इसका तो ऑप्शन है ए नंबर अशोक गाडगिल सुब्रा सुरेश, ऑप्शन बी जो है बितुल रावत सुनीतम राय और ऑप्शन सी जो है ललितम गुप्ता अरविंद मोहन और ऑप्शन डी है राहुल कुमार साहिल अवस्थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। व्याख्या जो है, भारतीय मूल के दो वैज्ञानिक अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 नंबर, कहता है कि अक्टूबर 23 में निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2023 में किसे संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरिंदम बागची ए नंबर ऑप्शन है, बी जो है अर्जुन माथुर और सी जो है रविंद्र भाटिया और डी अनूप देश पांडे। तो इसका आंसर जो है ए नंबर है, ऑप्शन ए। व्याख्या है, अरिंदम बागची को भारत की ओर से जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्हें इंद्रमणि पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल 2023 में 19वें एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो ए नंबर दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा और डी पांचवा। तो इसका आंसर होगा सी नंबर चौथा। 19वें एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा है। एशियाई खेल 2023 में पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान है। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 31 ब्रॉन्ज के साथ कुल 107 पदक प्राप्त किए हैं। शीर्ष रैंक जो है 383 पदक के साथ चीन है। 383 पदक के साथ चीन, 188 पदक जापान और
दक्षिण कोरिया कुल 190 पदक। क्वेश्चन नंबर 36, किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अगस्त किस भारतीय नौसेना पोत ने 24 अक्टूबर 2023 को गिनी की खाड़ी में यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया? भारतीय सेना पोत ने ईयू के साथ गिनी की खाड़ी में किस अभ्यास में भाग लिया किस पोत ने भाग लिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन INS सुमेधा ए नंबर होगा। INS सुमेधा नामक नौसेना का पोत है उसने गिनी की खाड़ी में ईयू के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लिया है। भारत और ईयू ने इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए गिनी की खाड़ी में एक संयुक्त नौसेना अभ्यास किया है। भाग लेने वाले जहाजों में भारतीय नौसेना के INS सुमेधा और ईयू के सदस्य राज्यों के 3 जहाज शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 37, तो हाल ही में किस दिन विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? हाल ही में किस दिन विश्व शिक्षक दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 5 अक्टूबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर को। तो इसका ऑप्शन ए नंबर सही है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को है। फाइव सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व शिक्षक दिवस संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मनाया जाता है। इस दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 38, 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है प्राग, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, प्राग। 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 23 का आयोजन प्राग में किया गया है। तो 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 23 का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर के बीच हुआ है चेक गणराज्य के प्राग में। चलिए 39, विपणन वर्ष 2024-25 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, विपणन वर्ष 24-25 के लिए रबी उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई। वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कितना निर्धारित किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है 1335, बी नंबर है 2275, सी नंबर है 2350 और डी नंबर है 2150। तो इसका आंसर बी नंबर है 2275 रुपया गेहूं का MSP 2024-25 के लिए। वर्ष 2024-25 के लिए घोषित
न्यूनतम समर्थन मूल्य में गेहूं की कीमत 2275 पर क्विंटल निर्धारित की गई है और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 150 रुपए की वृद्धि की गई है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर समक्का और सरक्का, ये दो वर्ड हैं, समक्का और सरक्का, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दी गई है? समक्का सरक्का। इसका ऑप्शन ए नंबर झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी तेलंगाना और डी छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना में जो है समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी प्रदान की गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। व्याख्या 4 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना के मुलुगु में समक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान है जिसे भारत के तेलंगाना में स्थापित करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, जनजातीय समुदायों के लिए समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 41। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि माह जुलाई 2023 में WHO के स्पोर्टिम के बड़े पैमाने पर प्रयोग को कैंसर की चेतावनी बताया। ये स्पोर्टिम है, क्या है स्पोर्टिम? ऑप्शन नंबर 1 जो है लैक्टोज बैक्टीरिया, बी चीनी का विकल्प, सी कोलेस्ट्रॉल बनाने वाले मैदे का विकल्प और डी हानिकारक दवाएं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, चीनी का विकल्प। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है स्पोर्टिम। क्या है? आर्टिफिशियल स्वीटनर है। दरअसल लगभग सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स और च्युइंगम में मिठास के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर स्पोर्टिम को मिलाया जाता है और स्पोर्टिम ही वह चीज है जो शरीर में कैंसर को जन्म देने का कारण बन सकती है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के कैंसर अनुसंधान विभाग ने व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले चीनी विकल्प स्पोर्टिम को मानवों के लिए संभावित रूप से कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत करने का इरादा किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम भारत का कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो ऑप्शन ए जो है नई दिल्ली है, बी नंबर विजयवाड़ा है और सी जो है बेंगलुरु है, डी चेन्नई है। तो सी नंबर जो बेंगलुरु है इसको जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है में शामिल किया गया है, चेन्नई बेंगलुरु को। व्याख्या वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है, ठीक है, जो भविष्य की समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को आकार देने में संस्कृति की भूमिका का शोध करता है और जानकारी साझा करता है। बेंगलुरु इस लिस्ट में शामिल होने वाला बेंगलुरु जो है ये वर्ल्ड सिटीज
कल्चर फोरम। इस फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर और भारत का पहला शहर है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है 43। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जुलाई माह में चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास का पूर्वानुमान लगाया है। भारत के विकास का पूर्वानुमान लगाया, किसने लगाया है? एडीबी ने। तो वो कितना है? वो जो है ऑप्शन ए में 7.3% है, ऑप्शन बी 6.2%, ऑप्शन सी 4.6% एंड ऑप्शन डी 6.4%। 6.4%। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, 6.4%। तो व्याख्या जो है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6.4 पर बरकरार रखा है। यह पूर्वानुमान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग मांग में सुधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी है। 22-23 में अपने एशियाई विकास आउटलुक के अपडेट में एडीबी ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को घटाकर 4.9% कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 44। CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन जो है गूगल ए में, और बी जो है इंटेल है, और सी मेटा है, और डी जो है स्पेस एक्स है। तो CM3 लियोन नामक जनरेटिव एआई जो है मॉडल स्पेस एक्स मेटा कंपनी का है। मेटा फेसबुक की पेरेंटल कंपनी है जो। तो फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने CM3 लियोन नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मॉडल का अनावरण किया है। इसमें टेक्स्ट से इमेज और इमेज से टेक्स्ट दोनों उत्पन्न करने की क्षमता है। एआई मॉडल CM3 लियोन को पहले छवि जनरेटरों में से एक होने के कारण भी पहचाना जाता है। ठीक है। जो छवियों के लिए कैप्शन उत्पन्न करने में सक्षम है, जो आगे चलकर अधिक सक्षम छवि समझने वाले मॉडल के लिए आधार तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI किसके द्वारा जारी किया जाता है? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए नंबर ऑप्शन है इसका नीति आयोग, बी नंबर विश्व बैंक, सी नंबर एशियाई विकास बैंक, और डी जो है ट्राई। तो इसका ए नंबर सही है, नीति आयोग द्वारा NMPI को जारी किया जाता है।
NMPI को नीति आयोग जो है जारी करता है। ठीक है, इसका दूसरा संस्करण अभी हाल ही में जारी हुआ है। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2021 तक 5 वर्षों की अवधि में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और जीवन स्तर में प्रगति के आधार पर उल्लेखनीय 13.5 करोड़ व्यक्ति, कितना, 13.5 करोड़ व्यक्ति गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब रहे हैं। और इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गरीबी में तेजी से कमी देखी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो नामदा किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन ऑप्शन जो है ए नंबर में हिमाचल है, बी में मध्य प्रदेश, सी में जम्मू कश्मीर और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर जो है सी होगा, जम्मू कश्मीर। व्याख्या जो है, नामदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बदले भेड़ के ऊन से बना हुआ एक गलीचा है। कच्चे माल की उपलब्धता में कमी, कुशल जनशक्ति और विपणन तकनीकों के अभाव के कारण 1998 और 2008 के बीच इस शिल्प के निर्यात में लगभग 100% की गिरावट दर्ज की गई थी। फिर स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत पीएम कौशल विकास योजना PMKVY के एक भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर के 6 जिलों के लगभग 2200 व्यक्ति लुप्त प्राय नामदा शिल्प का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 47। एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 एशियाई एथलीट चैंपियन 2023 कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर होगा ए नंबर में बैंकॉक, बी में बाली, सी में शंघाई और डी में बीजिंग। तो इसका आंसर ए है, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में जुलाई 23 में। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में जुलाई 23 में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में भारत ने कुल 27 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर जापान रहा, वहीं दूसरा स्थान चीन का रहा। अगला क्वेश्चन है 48। हाल ही में खबरों में रही PBWRSI क्या है? तो इसका ऑप्शन एक विलुप्त जानवर की प्रजाति, बी नंबर गेहूं की एक किस्म, और सी एक प्रकार की मिसाइल, और डी यूरोपियन यूनियन की बैठक का एजेंडा। तो इसका आंसर होगा गेहूं की एक किस्म जो है, गेहूं की एक किस्म है PBWRSI। तो इसकी व्याख्या है, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय पाऊ PBWRSI नामक गेहूं की एक नई किस्म लेकर आया है। PBWRSI नामक गेहूं की एक नई किस्म लेकर आया है जिसमें उच्च स्तर की एमाइलोज स्टार्च होता है, उच्च स्तर का
एमाइलोज स्टार्च होता है। यह नया गेहूं रक्त शर्करा और मोटापे को नियंत्रित करने और टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोगों के खतरे को कम करने में मदद करेगा। PBWRS1। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या थी? तो इसका ऑप्शन ए में है सतत विकास के लिए सहकारिता, ऑप्शन बी सतत विकास और सहकारिता, ऑप्शन सी सहकारिता दिवस और भारत, और ऑप्शन डी भारत के ग्रामीण विकास में सहकारिता का योगदान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सतत विकास के लिए सहकारिता। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम सतत विकास के लिए सहकारिता, ए नंबर ऑप्शन सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई 23 को मनाया गया और यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम है सतत विकास के लिए सहकारिता। अगला क्वेश्चन नंबर 50। तो हाल ही में वन महोत्सव सप्ताह 23 का आयोजन किया गया। हाल ही में वन महोत्सव 23 का आयोजन किया गया और ये आयोजन जो है ऑप्शन ए जो है इसमें 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य, 2 से 9 जुलाई 2023 के मध्य, 3 से 10 जुलाई 2023 के मध्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है ए नंबर है, 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य जो है वन महोत्सव 2023 मनाया गया। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई 2023 के मध्य वन महोत्सव सप्ताह 23 का आयोजन किया गया। यह आयोजन प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में होता है।